हेलो डियर एस्पिरेंट। आज जो है मैथ्स का अभी लगातार हम 4-5 दिन अब जो है मैथ्स की क्लास करेंगे और इसमें जो है आपके मैथ्स को एक रिवीजन के तौर पर, है ना, सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक स्टूडेंट है जिन्होंने 10-11 क्वेश्चन पेपर मुझे भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप जो है इन क्वेश्चन पेपर के मैथ्स को कम से कम सॉल्व करवा दीजिए, जिससे हमारा रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है और पेपर वाइज़ करवा दीजिए करके, तो है ना। तो आज जो है मुद्रा लेखन एक पेपर हुआ था व्यापम के थ्रू, उसका जितने भी क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन आया हुआ था मैथ्स का, उस 20 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊँगा। साथ ही जो छत्तीसगढ़ है उसका 10 क्वेश्चन आया हुआ था, उसको भी मैं सॉल्व कराऊँगा यूट्यूब में। साथ ही 30 क्वेश्चन उसमें कंप्यूटर का है, क्योंकि वो विभागीय पेपर था और उसमें कंप्यूटर का महत्व था, तो उसका लेवल अच्छा था कंप्यूटर का। तो 30 प्रश्न जो है मैं कंप्यूटर को उसमें से मैं कराऊँगा, ठीक है? टोटल आज जो है हम मान के चलिए 30, 20, 50, है ना? और 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आज इसमें ये तो गणित का क्लास है, तो गणित में 20 पढ़ेंगे, उसके बाद आपका थोड़ा देर में मैं जो है आपके छत्तीसगढ़ का वीडियो डालूँगा, फिर नाइट तक हो सके तो कंप्यूटर का जो है प्रश्न डालूँगा, या कल सुबह जो है कंप्यूटर का प्रश्न अपलोड कर दूँगा, क्योंकि 3 वीडियो एक साथ डालूँगा तो आप नहीं देख पाएँगे। हो सकता है सुबह मैं अपलोड कर दूँगा, है ना? रीशेड्यूल कर दूँगा उसको आज ही अपलोड करके, तो ताकि आपको सुबह दिख सके। ठीक है? तो मैं अभी जो है पेपर वाइज़ आपको जो है मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो सके कि हाँ, पेपर जो है उसके क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं और बहुत आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? बस समय आपको देना है ना? थोड़ा-सा आपके दिमाग को शांत रखना है, पेपर में हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी रेखाएँ वक्र रेखाएँ मानी जाती है? गोलाकार चाप, सीधी रेखा, अर्धवृत्त की किनारी, एस आकार की आकृति, ठीक है? तो वक्र रेखाएँ मतलब जो थोड़ा बहुत टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ हों, गोलाकार रेखाएँ हों, है ना? ये जो है वक्र रेखाएँ कहलाती हैं। तो सीधी रेखाएँ कभी भी वक्र रेखाएँ नहीं हो सकती, पहले तो ये नहीं हो सकता, ठीक है? ये चीज़ याद रखिए। तो के तो नहीं हो सकता, के नहीं हो सकता मतलब के वाला ऑप्शन ही कट जाएगा, के वाला जो है कट जाएगा, ठीक है? अब के वाला ये कट गया, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो आपके पास जे बचा, एल बचा और एम बचा। तो गोलाकार रेखाएँ वक्र रेखाएँ होती हैं। अर्धवृत्त की किनारी जो है वक्र रेखाएँ होती है, एस आकार की, है ना? एस आकार मतलब थोड़ा भी टेढ़ा-मेढ़ा लाइन जो है वक्र रेखा होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये वक्र रेखाएँ होगी। तो जे, एल, एम इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? जे, एल, एम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अनुपात अपने संक्षिप्त रूप में 3:7 है ना? 3:7 है, यदि उससे संबंधित राशि का अंतर 16 है, तो राशियाँ क्या होंगी? बहुत सरल सा है, देखो। आप ऐसे प्रश्नों को केवल ऐसे सॉल्व करेंगे, तो अनुपात दिया है तो 3:1 और 7:1 मान सकते हैं, नहीं मानेगा तो भी चलेंगे। साथ में जो है आप 3 को ऐसे घटा दीजिए डायरेक्ट, बराबर कितना बचा? 4 बचा, तो इसको यूनिट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? यूनिट मान लीजिए, ठीक है? अगर x मान के चलते हैं तो x भी मान सकते हैं। देखो ये 7x हुआ, 7x में 3x को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 4x। इसी का वैल्यू कितना दिया है? अंतर, है ना? अंतर बोला है ना, तो अपन 2 संख्याएँ मान लिए, 3x और 7x दोनों का अंतर किया कितना है? 4 है। यही दिया है, जो अंतर है वो 16 दिया है, या ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ 4 यूनिट का मान 16 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान जो है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो संख्याएँ क्या हो जाएगा? 3 गुना 4, है ना? यहाँ भी करके देखेंगे तो x का मान कितना है? 4 है, ठीक है? तो यहाँ रख देंगे 3 गुना 4, 7 गुना 4, तो ये हो जाएगा 12 और 28। कितना हो जाएगा? 12 और 28 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सरल सा प्रश्न आया हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब 2.9929 का वर्गमूल कीजिए। अब बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे। 2.9929 का वर्गमूल आपको निकालना है। यही शुरू से सीखते आए हैं और यही दिमाग लगाएँगे। आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। ऐसे निकालने बैठेंगे ना तो आप निकालते ही रह जाएँगे। 2-4 मिनट आप जो है वहाँ अपना समय जो है गँवा बैठेंगे। ऐसा नहीं निकालना है भाई, वर्गमूल निकालना है आपको। वर्गमूल निकालना है, कहीं न कहीं ये जो संख्या है किसी का तो वर्ग होगा, है ना? ये 4 ऑप्शन दिया है, उसमें किसी न किसी का तो वर्ग होगा ना भाई ये। तभी तो वर्गमूल निकालने को बोला जा रहा है ना? देखो ये 4 का वर्गमूल बोला तो कितना हुआ? 2 होता है कि नहीं होता? होता है। 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2 हुआ। कहने का मतलब इस 2 का स्क्वायर ही तो ये 4 है। 2 का स्क्वायर ही 4 है। तो इसी 4 ऑप्शन में से किसी एक का स्क्वायर 2.9929 है। तो देख लेते हैं अपन इसका स्क्वायर करके। 173
देखो यहाँ दशमलव है तो दशमलव की जगह में क्या लिख दिया 100, फिर 173 और यहाँ ये हो गया। अब 173 और 173 का गुना कर सकते हैं, ठीक है? 173 और 173 का आप जब गुना करेंगे, मैं क्योंकि कर लिया हूँ, है ना? मुझे मालूम है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 299, है ना? और ये होता है 93 इतना, ठीक है? और यहाँ देखो 1 ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 3 और 4, ये 100 और 100 का गुना करेंगे तो 4 ज़ीरो आएगा। देखो 1, 2, 3, 4, 4 ज़ीरो है, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 1 है तो यहाँ दशमलव लगा दो, कितना हो जाएगा? 2.9929, सॉरी मैं यहाँ गलत लिख दिया हूँ 29, ठीक है? यहाँ से आप जो है सुधार लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो बस आप जो है वर्गमूल निकालने को जब भी बोला जाए, ध्यान रखिएगा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्गमूल जब भी निकालने को बोला जाए, तो 4 ऑप्शन जो दिया है उसका स्क्वायर निकाल ले, वर्गमूल निकाल। मालूम है किसी का वर्गमूल तब तो कोई बात नहीं है। जैसे ऐसा संख्या आ गया, ठीक है, जिसका वर्गमूल आपको मालूम है, जैसे 4 है, 6 है ना? 24 है, 26 है, 29 है, ऐसे का संख्या का वर्गमूल आपको जनरली मालूम होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस किए रहते हैं। दशमलव वाले का नहीं किए रहते। तो जो संख्या दिया हुआ है 4 ना, उसका ही स्क्वायर करते जाओ, वो ज़्यादा ईज़ी होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से समझ आ रहा है 170, देखो यहाँ लास्ट में 3 है, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है। लास्ट में देखो यहाँ क्या है 9 आया है, तो कहीं न कहीं 173 का ही गुना या लास्ट में ऐसा कोई संख्या होगा जिसके लास्ट में 3 होगा। 3 गुना 3 करूँगा तभी 9 होगा, इकाई का अंक देखने से। क्या होगा एकाध? तो इसके लिए 3 होना ज़रूरी तभी 9 बनेगा। 4 वाले में तो 9 नहीं बन सकता, 1 वाले में 9 नहीं बन सकता, 6 वाले में 9 नहीं बन सकता। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें लास्ट में 9 आएगा। तो 173 गुना 173 करके देखेंगे तो लास्ट में 9 आपको दिखाई पड़ेगा। वैसा भी दिमाग लगा सकते हैं। आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना है क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आया होगा। केवल आप ये मत सोचिएगा कि इसका वर्गमूल निकालना है तो आप इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से करते बैठ गए। मानता हूँ ये सब मेथड सही हैं, लेकिन आप जो है आपको समय भी बचाना है। ठीक है? बहुत छोटा-सा प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं। आयतन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है? तो आयतन के बढ़ते क्रम में तो 20 सेंटीमीटर, देखो इसमें देखो ये क्या बोला है, घन बोला है। तो घन का सभी लंबाई हो, चौड़ाई हो, क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया है? घनाभ बोला है, तो लंबाई चौड़ाई इसका अलग-अलग होता है। तो 20 सेंटीमीटर का जो है आपको क्या दिया है? एल दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? बी दिया है आपको 10 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है आपको कितना? 15 सेंटीमीटर, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें अगर बात करें तो लंबाई भी ए होता है, चौड़ाई भी ए होता है और ऊँचाई भी ए होता है, सब बराबर होता है, सब बराबर है, ठीक है? याद रखिएगा। यहाँ घन बोला है तो घन में सब क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई बराबर होगा, ए इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ए, बराबर कितना दिया हुआ है? 10, मतलब ए का मान कितना हुआ है? एक भुजा की लंबाई 10 दिया हुआ है। फिर यहाँ आते हैं घनाभ बोला है, लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई, तो लंबाई दिया है 15, ठीक है? चौड़ाई दिया हुआ है 12 और ऊँचाई एच कितना दिया हुआ है? 20, ठीक है? यहाँ फिर घन दे दिया है तो ए कितना दिया है? 15, ठीक है? ध्यान रखिएगा। यहाँ भी 15 दिया है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊँचाई करेंगे, ए गुना ए, है ना? मतलब आपका 20 का 3 बार गुना कर देंगे, 20 गुना 20 गुना 20 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8000। पहले का आंसर कितना हुआ? 8000। ये क्या होगा? आयतन बोला है, ठीक है? क्या बोला है? आयतन के बढ़ते क्रम में, तो आयतन मतलब वॉल्यूम, तो ये किसमें दिया है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है यूनिट हो जाएगा, ठीक है? इसमें इसमें क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊँचाई, ठीक है? तो 20 गुना 10 गुना 15, ठीक है? तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक? इसमें बात करते हैं, देखो इसमें इसमें क्या हो जाएगा? ए गुना ए, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊँचाई, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें क्या हो जाएगा? 15 गुना 12 गुना 20, ठीक है? ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 3600, तो कितना हो जाएगा? 3600। एक बार इसको गुना, क्योंकि 12 गुना 15 जहाँ तक होता है, 1 मिनट इसको देख लेते हैं गुना करके कितना हो जाएगा? 15 दूनी 12 पंचे 60 का शून्य हो जाएगा, ठीक है? 6 बचेगा, 12 छः 18, अच्छा 180, ठीक है? 18 दूनी 36, ये हो जाएगा, हाँ, 3600 ही इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आया होगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब बढ़ते क्रम में जमाना है इसको, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा देखो,
सबसे पहले तो 1000 वाला आ जाएगा, मतलब 1000 वाला एम आ जाएगा, एम सबसे पहले है, ये सबसे पहले है, मतलब ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, के सबसे बड़ा है, के सबसे लास्ट में आएगा, तो के सबसे लास्ट में आएगा, मतलब एक ही आंसर आपको दिख रहा है अब यहाँ, ठीक है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप जो है इसको बना सकते थे। बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है। अब ऐसे प्रश्नों को ना आप देखो क्या करेंगे सेट, तो इसमें तो पहले तो अनुपात बनाएंगे, अनुपात बना के देख लीजिए, 12:16:18। इसमें अनुपात क्या हो रहा है, देखो कट रहेगा किसी से, 2 से सब भाग हो जाएगा, 3 से तो देखो 2 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 से कट जाएगा, 3 से ये नहीं कटेगा, है ना, 2 से करते हैं, 2 छक्का 12, है ना, और ये हो जाएगा 8 बार में, और ये हो जाएगा 9 बार में, और किसी से कटेगा क्या, और किसी से नहीं कटेगा क्या, है ना। 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 नियम 18, ये हो गया, ठीक है, ये अनुपात ऐसे आया, ठीक। और किसी से कटेगा, ये आएगा, ठीक है। अब चलिए 2 नियम 18 ये ऐसा कटा है। अब अच्छा ये 28 है क्या, सॉरी, मैं गड़बड़ कर दिया था। अच्छा, को देखते हैं, 28 है, तो ये कट जाएगा। अब तो दूसरा संख्या से काटते हैं, ये हो जाएगा 3 चौक 12 या 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, ये हुआ इसका अनुपात, ये हुआ इसका अनुपात। अब बाकी जो ऑप्शन है उसको भी देखते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, मतलब ये मिल रहा है, इसका अनुपात और इसका अनुपात सेम है, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब ये तो सही है भाई। उसके बाद 3 तिया 9, 3 पंचे 15, ये 5 हो गया, तो यहाँ इसको आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। 3 छक्का 18 या 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, ये सही है, 3 अनुपात 4, मतलब एल भी सही है। 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 4 और 5 हो रहा है, ये अभी से गलत हो गया, मतलब जे और एल, जे और एल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अनुपात वाला ऐसा नहीं रहता, मान लो ये आप चारों ऑप्शन में नहीं मैच करता, ठीक है, ये अनुपात, तो हम इसका अंतर निकाल के देखते, ठीक है, अंतर निकाल के देखते, उस तरह से भी इसको करेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 और 103 के बीच अभाज्य संख्याएं, ठीक है, 101 और 103 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या, ऑप्शन दिया हुआ है 103, 107, 109, 110। तो भाई 103 अभाज्य संख्या है, 2 से भाग नहीं जाता, ठीक है। 107 अभाज्य संख्या है, 109 अभाज्य संख्या है, 110 तो भाग चले जाएगा, 2 से, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55 बार में चले जाएगा, मतलब जे के और एल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से भाग करके देख लिए कौन भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, ये भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% कम किया जाए, ठीक है, और फीस 25% बढ़ा दिया जाए, तो वस्तु का अंतिम मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक होगा। तो पहले देखते हैं, मान लेता हूँ वस्तु का मूल्य, है ना, अंकित मूल्य मैं मान लेता हूँ, अंकित मूल्य 100 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 100 रुपये है। अब प्रश्न के अनुसार क्या करते हैं कि मूल्य में जो है 20% पहले कम करते हैं, अंकित मूल्य में 20% में कमी कर दिया, ठीक है, तो कितने का मान निकलेगा, 80% का, है ना, 20% कम किया मतलब 80% में ही बेचूंगा मैं। फिर उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, कितना, 25%, मतलब 125% ये हो जाएगा बटा 100, ठीक है, ये हो गया, तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 5 से 25, और ये हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 25 करेंगे, कहने का मतलब 100, ठीक। अंकित मूल्य 100 रुपये माना था, उसमें 20% मैं कम किया, फिर 100 मतलब 25% बढ़ाया, तो अंतिम रूप से मेरे को आंसर कितना मिला, 100, मतलब अंकित मूल्य पहले कितना था, 100 था, ठीक है, 100 था, अभी जो मूल्य मिला वास्तविक मूल्य एक्चुअल, ठीक है, वास्तविक मूल्य अंतिम रूप से ये कितना मिला, 100 मिला, मतलब अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य क्या मिला मेरे को, बराबर मिला, तो यहाँ क्या मिला, अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक होगा, तो बराबर मिल रहा है भाई, अधिक नहीं हुआ, मतलब कथन गलत हो रहा है, कथन सीधा सीधा गलत हो रहा है, ठीक है। अब लगातार प्रतिशत परिवर्तन का संयुक्त प्रभाव, तो लगातार प्रतिशत
जो है परिवर्तन देखते हैं। पहले 20% क्या किए? कम किए, ठीक है? तो माइनस में और क्या किए? 25% बढ़ाए, ठीक है? प्लस 20 माइनस में और ये हो जाएगा 25 बटा 100, ठीक है? तो ये कितना बचेगा? ये प्लस माइनस 5 बचेगा और इधर करते हैं, कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 तो ये 500 ये किस में रहेगा? माइनस में ना, बटा 100। तो ये 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। 5 माइनस 5 बराबर कितना हुआ? 0, ठीक है? तो क्या होता है? लगातार प्रतिशत परिवर्तन का संयुक्त प्रभाव है। ये किस कारण हो रहा है? लगातार मतलब आप जानते हैं सक्सेसिव मेथड बोलते हैं इसको, है ना? कि लगातार अगर 2-3 संख्याएँ मतलब परसेंट अगर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड से हम इसको बनाते हैं। तो सक्सेसिव मेथड से तो बिल्कुल आपका परसेंट में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो लगातार प्रतिशत परिवर्तन का संयुक्त प्रभाव देखने को मिलता है। तो कारण तो सही है भाई, इसके कारण जो है आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है? देखो यहाँ भी प्रभाव देखने को मिला, एक बार कम हुआ था, एक बार बढ़ा, है ना? इसी के कारण देखो एक बार कम हुआ फिर बढ़ गया। क्या हो सकता है? दोनों कम होता तो क्या होता है मतलब आंसर जो है आपके क्या होता है? कम ही आ जाता, या तो दोनों बढ़ता तो और बढ़ जाता, ठीक है? तो प्रभाव तो देखने को मिलता है संयुक्त से, ठीक है? तो ये हमेशा सही होगा, लगातार प्रतिशत परिवर्तन का संयुक्त प्रभाव देखने को मिलता है। तो कारण सही है, कथन में आंसर नहीं आ रहा है इसलिए गलत है, ठीक है? अगर ये बोलता कि अंकित मूल्य, वास्तविक मूल्य, ये वाला टर्म्स या ये लाइन नहीं लिखा रहता, ठीक है? या दोनों को बराबर बोलता तब तो ये भी सही हो जाता। तो कथन गलत है, कारण सही है, ठीक है? कथन जो है असत्य है और लेकिन जो कारण है वो सत्य है, ठीक है? तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 आदमी या 12 औरतें एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में खत्म कर देते हैं। वहीं 2 आदमी और 4 औरत 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में उसी काम को समाप्त करेंगे? बहुत सरल सा प्रश्न है देखो। क्या बोला है? या तो 4 आदमी होना, 4 आदमी, ठीक है? या 12 औरत, 12 औरत, ये बोला है। 4 आदमी या 12 औरत। तो 1 आदमी बराबर क्या हो जाएगा? 1 आदमी बराबर हो जाएगा 3 औरत। 1 आदमी किसके बराबर है? 3 औरत के बराबर। देखो उसकी क्षमता भाई, है ना? तो देखो 4 आदमी और इधर 12 औरत, तो 1 आदमी बराबर 3 औरत, ठीक है? यहाँ से हो गया। अब ये लोग क्या करते हैं? या तो 1 आदमी की बात करूँ या 3 जो वुमेन है, 3 औरत है उसके बारे में बात करूँ। इन लोग क्या करते हैं? 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 8 घंटे जो है प्रतिदिन, 8 घंटा जो है प्रतिदिन पर डे जो है काम करते हैं और 5 दिन में जो है काम को निपटा देते हैं, ठीक है? दूसरे कंडीशन में क्या बोला है? 2 आदमी, ठीक है? 2 आदमी और 4 औरत, 4 औरत के बारे में बात किया गया है। 2 आदमी और 4 औरत के बारे में बात किया गया है, ठीक है? इन लोग क्या करते हैं? 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 10 घंटा पर डे काम करते हैं। तो मुझे ये तो मालूम है ना, या तो मैं इस औरत की जगह रिप्लेस कर दूँ आदमी को या इस आदमी की जगह औरत ला लूँ। तो देखो 1 आदमी बराबर 3 औरत है, तो 2 आदमी बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 तो 6 औरत हो जाएगा, ठीक है? औरत प्लस 4 औरत, ठीक है? इन लोग क्या करेंगे? 10 घंटा 10 आवर पर डे काम करेंगे, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 6 ये हो जाएगा और 10 ये 4, टोटल कितना हो गया? टोटल 10 औरत, टोटल कितना हो गया? 10 औरत, 10 औरत, टोटल 10 औरत क्या करेंगे? 10 घंटा काम करेंगे प्रतिदिन, ठीक है? अब एक फ़ॉर्मूला याद रखना, मेन या वुमेन और ये डे, ठीक है? और ये जो है घंटा, कितने घंटे तक काम करेंगे। एक दूसरी तरफ M2 D2 H2 एक फ़ॉर्मूला आप जानते होंगे। पहले वाले में क्या दिया है? पहले वाले में 12 औरत की बात किया गया है, ठीक है? कितना दिन? तो 5 दिन में समाप्त करता है। प्रतिदिन कितने घंटा? तो 8 घंटा। दूसरे में कितना हुआ है? देखो दूसरे में 10 औरत हुआ है, ठीक है? कितना दिन? तो दिन नहीं पता, यही तो निकालना है। कितना घंटा? तो 10 घंटा काम करते हैं, ठीक है? तो D2 निकालना है, तो 12 गुना 5 गुना 8, इधर 10 बटा 10, ठीक है? 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है? क्या हो गया? और ये हो जाएगा 12 चौक 48 और इधर ये हो जाएगा 4.5
8 डे, 4.8 डे, मतलब 4.8 दिन में वो जो है काम को जो है समाप्त कर देंगे, ठीक है? तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसको समझिएगा। तो डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक? तो इस प्रकार से इसको भी आप बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या में 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की जाती है। देखो, ये सक्सेसिव ही है या डायरेक्ट आप ये समझिएगा इस प्रश्न में जितने की कमी हो रहा है ना? और उतने की वृद्धि होता है, तो एक फ़ॉर्मूला आप लगाएँगे एक्स का स्क्वायर बटा 100, ठीक है? और ये हमेशा कमी ही होगा, हमेशा इसमें क्या होगा? कमी ही होगा। अब कैसे होगा इसको सक्सेसिव मेथड से देखते हैं। सक्सेसिव मेथड का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए इंटू बी बाई 100 यही होता है। तो देखो पहले में क्या है 20% की वृद्धि, तो 20% का वृद्धि प्लस अब यहाँ क्या है 20% की कमी माइनस 20% ये कमी वाला, ठीक है? प्लस इधर 20 और इधर माइनस 20, ठीक है? बटा 100 ये हो जाएगा 4, देखो ये 40 हो जाएगा, ठीक है? ये कितना हो जाएगा देखो, ये 20 और ये माइनस 20, 20 और 20 कितना हो गया? माइनस 20 और देखो ये 20 और ये माइनस 20 और इधर देखते हैं माइनस और ये हो जाएगा 400 बटा 100, ये तो जीरो हो जाएगा दोनों, ये जीरो और यहाँ बचा माइनस 400 बटा 100 है, ये जीरो जीरो कट जाएगा और यहाँ अंत में बचेगा माइनस 4। तो 4% की हमेशा क्या देखने को मिलेगा? कमी देखने को मिलेगा, हमेशा कमी होगा। तो दूसरा चीज़ आप एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हमेशा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर बाई 100 हमेशा ही माइनस में ही आएगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 400 बटा 100, ठीक है? तो ये 4% की कमी, तो इसका भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं या इसका? इसमें हमेशा ऐसे प्रश्नों में हमेशा ही हानि होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 110, 140 तथा 170 को भाग करने पर 2, 5 और 8 शेषफल बचते हैं, ठीक है? इसको किसको 110 संख्या दिया है 110, 140 और 170 को हमको भाग करना है, किसी बड़े से बड़े संख्या से। जो 4 संख्या दिया हुआ है, उसमें से किसी एक संख्या से ये भाग होता है, ठीक है? जब भाग होता है तो क्या होता है शेषफल बचता है इसमें, 110 वाले में बचता है शेषफल 2, कितना बचता है शेषफल? 2 बचता है। इसमें कितना बचता है? इसमें 5 शेषफल बचता है 140 वाले में और 170 वाले में कितना 8 शेषफल बचता है, ठीक है? मतलब अगर मैं 110 में 2 को घटा दूँ, तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। मतलब वो संख्या कितना हो जाएगा 108, मतलब 108 जो संख्या है वो पूरा-पूरा भागित हो रहा है, ठीक है? अगर वो संख्या 110 हो जा रहा है तो शेषफल 2 बच रहा है, मतलब 108 पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, ठीक है? मतलब इसमें क्या कर दिया मैं, जो शेषफल बच रहा था, जो रिमाइंडर बच रहा था, इस रिमाइंडर को जो है क्या कर दिया घटा दिया, तो कितना है 108, ठीक है? सेम इसमें भी घटा दूँगा कितना आ जाएगा 135, ठीक है? सेम इसमें भी घटा दूँगा कितना हो जाएगा 162, मतलब 108, 135 और 162 को मैं किसी संख्या से भाग करूँगा, है ना? तो उसमें शेषफल नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि हमने जो शेषफल बचा हुआ था उसको हटा दिया, ठीक? अब क्या करेंगे कि हमको क्या बोला है यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, मतलब हमको ऐसा संख्या ढूँढना है इस चारों में जो बड़ा हो और सबको क्या करे पूरी तरीके से भाग कर सके। तो देखो, इसके लिए क्या निकालते हैं महत्तम समापवर्तक, क्या निकालेंगे? महत्तम हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या बोला मतलब महत्तम समापवर्तक, छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है? महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है? किसका, किसका? 108, 135 और 162 का। तो देखो यहाँ से निकालते हैं, 162 को पहले लिख लेता हूँ, फिर 135 को लिख लेता हूँ और यहाँ 108 को लिख लेता हूँ, ठीक है? महत्तम समापवर्तक निकालने का एक तरीका ये देखिए, ठीक है? डायरेक्ट आप अंतर निकालते जाइए, तो कितना हो जाएगा अंतर इसमें? इसमें अंतर बचेगा देखो 12 में, ये देखो 12 में 5 घटाएँगे तो 7 बचेगा और यहाँ 27, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर हो जाएगा 27, ठीक है? फिर ये दोनों का अंतर निकालिए कितना हो जाएगा 0। कहने का मतलब है कि हम जब अंतर निकाले तो हमको कितना मिला 27, यहाँ भी 27 मिला और दोनों की ये तो 0, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगा? 27, ठीक है? बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 27 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये 27, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक? आगे बढ़ते हैं।
किसी संख्या का 30% 42 है। किसी संख्या का 30% जो है क्या है बोला है? 42 है, 30% जो है 42 है। संख्या का कितना प्रतिशत 49 है? तो संख्या का x% जो है क्या है? 49 है, बस यही जानिए। 30% 42 है, x% 49 है, तो x का मान निकालना है, तो x% बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 गुना 49 बटा ये कितना हो जाएगा? 42, है ना? 7 छक्का 42 और 7 सत्ते 49, 6 पंचे 30, ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 35%। कितना हो जाएगा? 35%, 65%, 65 बोलते 35%, ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक-एक क्वेश्चन जो है आपको समझ आया होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयताकार घास वाला भूखंड, है ना? इसको एक मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले ताकि आपको चीज़ें जो है थोड़ा-सा क्लियर हो, है ना? देखिए, एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो एक आयताकार बोला है, ये ऐसा एक आयताकार भूखंड बनाते हैं, इस प्रकार से, एक ऐसा, ठीक है? ये आयताकार भूखंड है, ठीक? सॉरी, अब इसमें जो है कलर थोड़ा मैं फ़िल कर देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो, अगर इसमें बात करें, तो इसको अगर ऐसे, है ना? ये जो रास्ता दिख रहा है, ये जो रास्ता दिख रहा है, ठीक है? ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये चौड़ाई, ठीक है? यही बोला है कि एक आयताकार भूखंड है, 92 मीटर लंबा है, ठीक है? ये जो लंबाई दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है? ये कितना दिया है? 92 मीटर दिया हुआ है, ठीक है? और इसका जो चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये दिया है 58 मीटर जो है चौड़ा दिया हुआ, 58 मीटर जो है आपको इसकी चौड़ाई दी गई है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। लंबाई इतना दी है, चौड़ाई इतना दिया हुआ है, ठीक है? और भूखंड के अंदर चारों ओर ना 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये जो रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ से ऐसे देखो, ये रास्ता ऐसे है, ये रास्ता ऐसे गया है, ये कितना है? 2.5 मीटर है। कितना है? 2.5 मीटर है, ठीक है? और इधर भी देखो, ये 2.5 मीटर है, ठीक है? कितना है? 2.5 मीटर, ठीक? यहाँ तक क्लियर है? पहले तो अब इसको मैं मिटाता हूँ। अब यहाँ देखो फिर से, अब देखिएगा, अब यहाँ एक लाइन देखिए, ये है 92 मीटर और ये है आपका 58 मीटर चौड़ा, ठीक है? अब देखिए, अब इसमें जो देखो ये जो रास्ता है, यहाँ से देखिएगा, अगर लंबाई देखो यहाँ से यहाँ तक है पूरा लंबाई, यहाँ से यहाँ तक है, ये लंबाई, ये लंबाई, ठीक है? अब ये लंबाई में ये कितना है? पूरा ये लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 92 मीटर है। कितना है? 92 मीटर, ठीक है? इस 92 मीटर में अब देखो ये चौड़ा रास्ता भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है? तो ये कितना है? ये चौड़ा रास्ता 2.5 मीटर ये है, ठीक है? इधर भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये 2.5 मीटर है, ठीक है? मतलब 92 मीटर में 2.5 मीटर या 2.5 मीटर और इधर 2.5 मीटर, कितना हो रहा है? 2.5, 2.5, 5 मीटर जो है आपको 92 मीटर में घटा देना है। क्यों घटाना है? क्योंकि ये रास्ता है। लंबाई टोटल आपको 92 मीटर दिया हुआ है, जिसमें से रास्ता भी जा रहा है 2.5 मीटर का ये, 2.5 मीटर का ये। तो 92 मीटर में क्या करना है आपको? 5 मीटर आपको रास्ता को घटा देना है, ठीक है? क्यों घटाना है? क्योंकि आपको समझ आ गया होगा, 2.5 मीटर रोड कटा है इधर और इधर भी एक साइड 2.5 मीटर का रोड कटा है, ठीक? सेम इसी प्रकार देखो ये चौड़ाई है, ठीक है? अब इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है? अब देखो, अब इसको मैं घटाता हूँ, देखो अब चौड़ाई वाले में देखेंगे आप, चौड़ाई वाले में इधर देखो ये चौड़ाई है, ठीक है? तो इधर भी लंबाई जा रहा होगा 2.5 मीटर का, ये लंबाई, और इधर भी ये लंबाई जा रहा है 2.5 मीटर का, मतलब इतना एरिया इस चौड़ाई से हट जाएगा, इतना एरिया। ये कितना है? ये 2.5 मीटर है,
कितना है? ये भी 2.5 मीटर है, ये भी कितना है? 2.5 मीटर। तो 58 मीटर में आपको क्या करना है? 2.5 मीटर यहाँ से भी घटाना है, ठीक है? 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर, ठीक? ये घटाना है, ठीक? पहले एरिया कितना था? जब ये रास्ता नहीं बना था समझो, मतलब ये बाहरी आवरण का, ठीक है? बाहर जो था उसका रास्ता आप देखिएगा, कितना होगा? 92 गुना 58, ठीक है? ये पहले क्या था? इसका क्षेत्रफल, ठीक है? इसमें रास्ता नहीं है, 92 गुना 58 में रास्ता नहीं है, ठीक है? तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना समझ आएगा? ये आएगा आपको 5336, कितना आएगा? 5336 आएगा, ठीक है? इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 58 इंटू 92 में आप जो है गुना करके देखेंगे कितना आएगा? 8 दूनी 16, देखो, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 5336 मीटर स्क्वायर था पहले इसका एरिया। अब क्या हो गया? रास्ता बना दिया गया 2.5 मीटर का, इधर रास्ता चारों तरफ जो है 2.5-2.5 मीटर का रास्ता बना दिया गया है, ठीक है? अब क्या हो जाएगा देखो, 92 में 5 घटाएँगे तो 87 होगा, 98 में 5 घटाएँगे तो ये हो जाएगा 53। तो नया लंबाई क्या हो गया? 87 मीटर, नया चौड़ाई कितना हो गया? 53 मीटर। दोनों का गुना करेंगे तो नया क्षेत्रफल क्या मिलेगा? 87 इंटू मिलेगा 53 बराबर कितना हो जाएगा? 4611 मीटर स्क्वायर। ये नया क्षेत्रफल है। पहले जब रास्ता नहीं बना था तब क्षेत्रफल था 5336। अब रास्ता बन गया, ठीक है? अंदर में रास्ता बनाया गया तो क्षेत्रफल कितना आया? 4611। तो अंतर कितने का आया? देखो 5, 3, 3, 6 में 4, 6, 1, 1 को जब घटाएँगे तो ये बचेगा 725 मीटर स्क्वायर, मतलब 725 मीटर स्क्वायर का जो है रास्ता चारों तरफ बना हुआ है, ठीक है? मतलब रास्ते का जो क्षेत्रफल कितना है, पथ का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है? 725 मीटर स्क्वायर आपका आंसर ये आएगा, ठीक है? बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कैसे ये निकाला जाता है, ठीक है? तो पहले लंबाई जो है देखो, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या था? 92 मीटर था, लेकिन 2.5 मीटर का रास्ता बोला है, मतलब इतना को आपको हटाना पड़ेगा, ये 2.5 मीटर को, और इधर के 2.5 मीटर को हटाना पड़ेगा, ठीक है? तब 92 में 2.5 मीटर मतलब 5 मीटर आप घटा रहे हैं, ठीक? सेम उसी प्रकार चौड़ाई में करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? एक क्षेत्रफल मिलेगा, ठीक? नया क्षेत्रफल। तो पुराना जो क्षेत्रफल था उसमें नया क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा? इस पथ की चौड़ाई का क्षेत्रफल, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है? मतलब आपको जो सर्कल है उसका डाया दिया हुआ है, सर्कल का क्या दिया हुआ है? डायामीटर दिया हुआ है, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 14/2, मतलब d/2 होता है रेडियस, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 22/7 गुना, अब देखो आर कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुना 7, ठीक है? दोनों को गुना क्या कर देंगे? काट देंगे। अब 22 का 7 से गुना करेंगे तो 154 आता है, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है? स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस दशमलव का चयन करें जो 9/2 के समतुल्य है। ऐसे प्रश्नों को आप जो है भाग करके मत बनाइएगा, फँस जाएँगे, ठीक है? अब तो सीधा-सीधा दिख रहा है, अगर 9 को आप 2 से भाग करेंगे तो 4.5 आएगा, यहाँ भी 4.5 आएगा। ये तो इस प्रश्न के लिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इस प्रश्न के लिए बहुत आसान है। देखो 2 से आप 9 को भाग करेंगे कितना आएगा? 4.5 आएगा, ठीक है? और आपको यही एक आंसर दिख रहा है डी, तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न आ गया जिसको आपको भाग करते नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे? 9/2 जैसे ये दिया है, इसको 100 से गुना कर दो, बाकी को भी गुना कर दो, जैसे 0.6 है तो 0.6 को क्या करेंगे? आप देखो दशमलव हटाने के लिए क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो इसको भी 100 से गुना कर दीजिए, इसको भी 1.5 करेंगे, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 15/10, क्योंकि पॉइंट हटाया तो नीचे में 10 हो गया, इसको भी 100 से गुना कर लीजिए। अब पॉइंट 3 को ये हो जाएगा 3/10, इसको भी 100 से गुना कर लीजिए। देन यहाँ 4.5 को, तो ये हो जाएगा 10, 100 से गुना कर लीजिए। क्यों नीचे में 10 किया? क्योंकि यहाँ दशमलव हटाया तो सब में 10 है ना, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 10 आएगा, ठीक है? अब देखो इसको करेंगे तो कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 50, 9 पंचे ये हो जाएगा 450%, 450%। देखो यहाँ क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा,
तो ये हो रहा है 60% केवल, ठीक है? ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 150% हो रहा है, ठीक है? ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है केवल 30%, ठीक है? और इसमें करेंगे तो ये हो रहा है 450%। कितना हो रहा है? 450%। देखो ये एग्ज़ैक्ट मैच कर रहा है। तो आप इसको परसेंट से बनाने की कोशिश, परसेंट से भी बनता है। आप आप जो है सबका एलसीएम लेने के बजाय या इस टाइप के प्रश्नों को जब आता है ना, बढ़ते क्रम में जमाइए, ना घटते क्रम में जमाइए, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो उसको आप परसेंट से सॉल्व करिए, आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तो ऐसे भी बना सकते थे, 9 को 2 से भाग करते तो 4.5 आता, ऐसे भी आंसर मैच हो रहा था। बहुत ईज़ी प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न है शायद तक, है ना? आज के क्वेश्चन का, मतलब आज की इस मुद्रा लेखन जो परीक्षा है, जो हुआ था उसका इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पेपर वाइज़ इसको सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए इसको जानते हैं। तो किसी वस्तु पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करने की प्रक्रिया को लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। कोई भी प्रश्न जब सॉल्व करते हैं हम लाभ हानि का, सबसे पहले जानते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना है, उसके बाद जानते हैं कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, तभी तो आप बता पाएंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए? सीपी मालूम होना चाहिए, उसके बाद एसपी मालूम होना चाहिए। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कितने में हम उसको खरीदे हैं, कितने में हम उसको बेच रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको पहले मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम एसपी में से जो जिसमें बेचेंगे उसमें सीपी को घटाएँगे। इससे हमको ये पता चल जाएगा लाभ हो रहा है कि हानि। अगर सीपी ज़्यादा है तो लाभ होगा, अगर सीपी कम है तो हानि होगा। तो इस केस में अगर मैं मान करूँ कि सीपी ज़्यादा है ना? मतलब जो बेचने का जो पैसा है वो ज़्यादा है, मूल्य ज़्यादा है, ठीक है? और खरीदने का मूल्य कम है। तो यहाँ क्या होगा, आपको लाभ होगा। तो ये लाभ आप निकालेंगे पहले। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य जानेंगे, विक्रय मूल्य जानेंगे, फिर विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे, है ना? अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ होगा, तो लाभ हो गया। अब लाभ को लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का अंतर आया, ठीक है? और आपका जो क्रय मूल्य है कितना है, लाभ कितने रुपए का मिला, और लाभ किसमें, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं कि आपको जो क्रय मूल्य है उसपे कितने रुपए का लाभ हो रहा है ना? ऐसे हम ज्ञात करते हैं। तो लाभ को ऊपर लिखेंगे, फिर क्रय मूल्य को और 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से आप जो है लाभ परसेंट निकाल पाएँगे, ठीक है? उसके बाद अंतिम रूप से आपको जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर निकालते हैं, बिल्कुल निकाले हैं, दूसरा पॉइंट भी सही है। लाभ या हानि का निर्धारण करते हैं, इसी से पता चलेगा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो लाभ होगा, सेलिंग प्राइस कम है ना? विक्रय मूल्य अगर कम है तो हानि होगा, बिल्कुल। यहाँ से लाभ और हानि का निर्धारण करते हैं। उसके बाद लाभ या हानि परसेंट निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये भी सही है। उसके बाद अंतिम रूप से आपको प्रतिशत मिल जाएगा, लाभ प्रतिशत, तो अंतिम प्रतिशत प्राप्त करते हैं। मतलब KLMNO जो है इसका सही आंसर होगा। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे आप जब मेथड को मालूम होगा आपको, मेथड कि ऐसे-ऐसे जो है लाभ-हानि निकाला जाता है, बिल्कुल आप इसको बना पाएँगे, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, ये मुद्रा लेखन का पूरा सॉल्यूशन है मैथ्स का। कल किसी और एग्ज़ाम का मैं आपको बताऊँगा, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। अभी लगातार 5-6 दिन हम जो है इसी प्रकार के मैथ्स को देखेंगे, ताकि आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके कि अभी वर्तमान में एकदम लेटेस्ट पेपर हो रहा है, उसका भी सॉल्यूशन बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप जो है हल कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो आज क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। आप हमारे ई-बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। ई-लाइब्रेरी में जाके हमारा इसका पीडीएफ नोट्स भी आप ले सकते हैं। हमारे ऐप के ई-लाइब्रेरी में आप जाएँगे, तो जितना भी जीएस पीवाईक्यू मैं कराया हूँ, ₹35 में उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है? चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ आया होगा, पसंद भी आ रहा होगा। अपना जो है एक वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को इसको शेयर करिएगा। ठीक है? आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे तभी हमारा मनोबल आगे बढ़ेगा। ठीक है?